हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। अपन इस कक्षा में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। और कक्षा स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को बता दें, जो नोट्स के क्रेडिट्स, ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू अपने सिरेमिक एकेडमी, जो कि राजस्थान में आरएस की प्रतिष्ठित आपके तैयारी कराने वाली एकेडमी है। और बेहतरीन इनके नोट्स रहते हैं, बेहतरीन इनकी फैकल्टी है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इनके ऐप पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू। देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत बात करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, इन अनुसूचियों के अंतर्गत बात करते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। किसके हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं, किंतु मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियाँ हैं। आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो 12 कहाँ से आई भाई मेरे? तो 12 आपके आ गई थी आपके संविधान के संशोधनों के माध्यम से। तमाम ये बातें हम आगे कक्षा जो आगे बढ़ेगी और बेहतरीन तरीके से समझेगी कि कौन सी आपके अनुसूची है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि पहली अनुसूची कौन है और पहली अनुसूची में क्या प्रावधान दे रखे हैं। तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं हैं, ये आपके प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दे रखी हैं। अच्छा, तो आपसे पूछ ले कि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, तो पहली अनुसूची में राज्य और आपके संघ शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आपके दे रखी हैं। ओके, अगली अपन अनुसूची के अंतर्गत बात करते हैं, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची है जो वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं। ये वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के देखिए परिलब्धियां देखें, 10,000 से परिलब्धियां 10,000 शुरुआत में, ठीक है ना। और राज्यपाल में परिलब्धियां हैं 5,500 शुरुआत में, ठीक है। भत्ते हैं, अलाउंस, ठीक है ना, और विशेष अधिकार। अन्य कोई व्यक्ति जब इस रूप में कार्य कर रहा हो तो भी समान उपलब्धियां, भत्ते और आपके विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ये है पार्ट ए, वेतन भत्ते के अंतर्गत पार्ट ए में ये बात है। पार्ट बी में आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 में द्वारा निरस्त हो गया था पार्ट बी। सी में आपके पीठासीन अधिकारी आपके, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो सी में पीठासीन अधिकारी हैं। इसमें वेतन के अंतर्गत अपने ये सारे पीठासीन अधिकारी होंगे जिनके वेतन और भत्ते इसमें शामिल रहेंगे। अपने पार्ट डी में रहने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनके वेतन, पेंशन, किराया और परिवहन भत्ता ये सारे इंक्लूड होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये इंक्लूड होंगे इसके अंतर्गत। और ई में आपके भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ये आपके इसके वेतन हैं, इसके वेतन की आपकी बातें इसके अंतर्गत कर रखी हैं। ओके, इसके अंतर्गत कर रखी आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात इसके अंतर्गत करके रखी है, ठीक है ना। पार्ट डी आपको समझ में आया ना। पार्ट डी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जिनके वेतन, पेंशन और किराया, परिवहन आदि भत्ते सारी चीजें बात कर रखी है। सी में पीठासीन अधिकारी दी गई। पार्ट बी में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त हो गया था। पार्ट 1 में आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल में परिलब्धियों के बारे में बात करती है 10,000 से शुरुआत में, और परिलब्धियां राज्यपाल में 5,500 शुरुआत में। भत्ते हैं, विशेष अधिकार हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं क्या चीज़ इसमें अंतर्गत देखेगा? जब कोई आपके व्यय है, ये जैसे कि वेतन और भत्ता है, भारत की संचित निधि, ठीक है ना, पर आरोपित आपकी किया जाता है, यानी कि चार्ज किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि यह राशि आपके संचित निधि से प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की जाती हैं और इसके लिए आपके संसद की वार्षिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपसे लिखा हुआ मिलता है कि भारत की संचित निधि पर आपके भारित हैं या आरोपित किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये राशि संचित निधि से
प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की जाती हैं। इसके लिए संसद की जो वार्षिक स्वीकृति होती है, इस वार्षिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिएगा, संवैधानिक पदों की आपकी स्वायत्तता को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने हेतु और यदि संसद को उनके वेतन को घटाने और रोकने का अधिकार मिल जाए तो उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर खतरा आपके रह जाएगा। तो संसद क्या है, तो उन पे गुद्दे डालेंगे, क्या करेगी, अरे पैसे कम कर दूं क्या बेटे, क्या वेतन कम करूं, भत्ता कम करूं, तो फिर वो क्या है, घबरा जाएंगे और वो सोचेंगे अपना पेट भूखा रह जाएगा तो लूटो, तो मतलब काम सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और संवैधानिक पदों की स्वायत्तता को राजनीतिक हस्तक्षेप से क्या है, सुरक्षित रखने के लिए यह चीज़ की गई है कि संचित निधि से प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है और संसद की वार्षिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या भारत की संचित निधि पर आरोपित किसी वेतन को घटाया जा सकता है? तो हाँ, लेकिन केवल एक विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 360 के अंतर्गत आपके वित्तीय आपात, ठीक है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर रखी हो, तभी ऐसा कांड कर्म हो सकता है। ठीक है ना, तभी ऐसा काम हो सकता है कि संचित निधि पर आरोपित किसी वेतन को घटाया जा सकता है। तो पूछे तो इसका उत्तर होगा हाँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ही परिस्थिति ऐसी दे रखी है और वो है आर्टिकल 360। ये थे हमारे वेतन के संबंध में अनुसूची 2। पहले वेतन दी, अब बात करते हैं शपथ। जब वेतन दे दिया है तो शपथ की बात करेंगे। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत अपने बात करते हैं शपथ की। तो शपथ में आपके प्रमुख रूप से सबसे पहले संघ और उसके बाद में हम राज्य की बात करते हैं। तो संघ में यानी कि यूनियन के बारे में बात करते हैं। तो सांसद पद के जो उम्मीदवार हैं, सांसद के पद के लिए जो उम्मीदवार है, साथ में जो सांसद है यानी कि जो सदस्य हैं, और मंत्री की 2 प्रकार की शपथ होती है। मंत्री की 2 प्रकार की शपथ होती है और किसके अंतर्गत होती है? 75(4) के अंतर्गत होती है। 75(4) के अंतर्गत होती है। मंत्री 2 तरह की शपथ लेता है। एक तो लेते हैं पद का शपथ, एक पद की शपथ लेता है और एक साथ में गोपनीयता की शपथ लेता है। तो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कौन? जो मंत्री होता है। मंत्री 2 प्रकार की आपकी शपथ लेता है। ओके। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघ के अंतर्गत शामिल होंगे। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भी आपके संघ के अंतर्गत है, ये भी आपके इस तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आपके शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में संघ के अंतर्गत सांसद के लिए उम्मीदवार, सांसद खुद और मंत्री की 2 प्रकार की शपथ, कौन कौन सी पद और गोपनीयता की? आर्टिकल 75 सब 4 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, साथ में सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब बात करते हैं राज्य के अंतर्गत। राज्य में आपके जो विधानसभा है, ठीक है ना, उसके एमएलए और विधान परिषद है जिसमें एमएलसी होते हैं। ये उम्मीदवार भी जैसे कि सांसद उम्मीदवार देखे थे, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद के उम्मीदवार होंगे और ठीक उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद के आपके सदस्य हैं। इसी के अंतर्गत आपके राज्य में, स्टेट में आपके अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट है मंत्री की शपथ लेंगे। और फिर हाईकोर्ट के आपके न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के आपके जो जस्टिस हैं, हाईकोर्ट जस्टिस इसी के अंतर्गत आपके लेने वाले हैं तीसरी अनुसूची में। लेकिन देखिएगा, विशेष तौर पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, पीठासीन अधिकारियों की प्रत्यक्ष वैसे तो कोई शपथ नहीं होती है। और देखिएगा, पहले बात करते हैं अपने राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेता है क्या? उपराष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेता है क्या? राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेता है क्या? तो इन सभी का उत्तर होगा नहीं। बहुत बड़ा क्रॉस होगा। क्यों? इनके लिए जो आपके अलग से उपबंध करके रखे हैं अनुच्छेदों के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 60 में आपके राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति की शपथ की बात करी गई है, प्रेसिडेंट की शपथ की बात करी गई है, उपराष्ट्रपति की आपकी शपथ बात करी गई है 69 में। उपराष्ट्रपति की आपकी शपथ की बात करी गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है 69 के अंतर्गत। 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और 60 के अंतर्गत शपथ लेता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत आपके गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल शपथ लेता है। राज्यपाल शपथ लेता है 159 के अंतर्गत, 159 के अंतर्गत लेता है, ना कि अनुसूची 3 के अंतर्गत। और जो पीठासीन अधिकारी होती हैं उनकी कोई पृथक से वैसे भी कोई शपथ नहीं होती, वो सिर्फ एक संसद के सदस्य के आपके होने के नाते या फिर आपके विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होने के नाते शपथ लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है,
और उपाध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक है ना। ये जो आपकी प्रत्यक्ष से कोई शपथ नहीं होती इनकी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी की शपथ का प्रारूप एक समान होता है, ठीक है ना। जो हमने बात करी सीएजी के बारे में बात करी, सीएजी हमारा पद हो गया जो महालेखा परीक्षक हो गया, ठीक है ना। महालेखा परीक्षक हो गए, ये अपने इनकी आपके प्रारूप सेम ही रहेगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में, फोर्थ अनुसूची के बारे में बात करते हैं। चौथी अनुसूची के अंदर का बात करते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट हमने बात देखा केंद्र शासित संघ और उसके राज्य के वो संगठन वगैरह देखा। सेकंड में हमने देखा आपके प्रमुख रूप से वेतन भत्ते के बारे में। थर्ड में हमने देखे बात करी किसकी, हमने शपथ के बारे में बात करी। फोर्थ के अंतर्गत हम बात करते हैं राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, राज्य और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्या हैं, उनके आपके राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, ये सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। देखिएगा बात करते हैं अपने संविधान की चतुर्थ जो अनुसूची है, तो फोर्थ से आपके शेड्यूल है में राज्यसभा सदस्यों की अलग सूची दी गई है जबकि लोकसभा के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये राज्यसभा की आपके संविधान की जो चतुर्थ अनुसूची है उसमें राज्यसभा सदस्यों की अलग से सूची दी गई है जबकि लोकसभा के लिए नहीं। तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या भिन्न होती है और यह मुख्यतः आपके संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होती है। अतः संविधान की चतुर्थ अनुसूची में एक सारणीबद्ध आवंटित दिया गया है। प्रत्येक आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या का स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के सदस्यों की संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सदस्य एक विशिष्ट निर्वाचित क्षेत्र के आपको प्रतिनिधित्व करता है और इन निर्वाचित क्षेत्रों की सूची व परिसीमन समय समय पर आपके परिसीमन के आयोग के द्वारा किया जाता है। यह आपकी विवरण संविधान की किसी अनुसूची में स्थायी रूप से नहीं दे रखा है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। तो चौथी में हमने राज्यसभा के जो सीटों के आवंटन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अपने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए संबंधित प्रावधान है। इसमें 10 राज्य शामिल है। कितने राज्य शामिल है? 10 राज्य इसके अंतर्गत शामिल है, 10 स्टेट इसमें शामिल है, 10 स्टेट इसमें शामिल है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित आपके प्रावधान करके रखे हैं। इसमें 10 स्टेट आपके शामिल रहने वाले हैं, 10 राज्य इसमें शामिल रहने वाले हैं। कौन कौन से ये राज्य शामिल रहने वाले हैं? कौन कौन से ये राज्य शामिल रहने वाले हैं? तो इसमें आपके राजस्थान रहने वाला है, राजस्थान के बाद में इसमें तेलंगाना रहने वाला है, तेलंगाना के बाद इसमें गुजरात रहने वाला है, गुजरात, फिर झारखंड है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। पांचवी और छठी अनुसूची में यूपीएससी में डेप्थ में प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि क्या आरपीएससी में ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ और सिक्स्थ जो अनुसूची है इसमें आपके यूपीएससी लेवल में बहुत ज़्यादा आपके डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आरपीएससी से आपका क्वेश्चन कम पूछती है, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है तो इसमें इतना नहीं पूछता है, ठीक है। तो 10 राज्य शामिल हैं, 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। तो 10 आपको नाम याद होना चाहिए। एक तो राजस्थान के बारे में बात करी गई है, राजस्थान है, एमपी है, तेलंगाना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, एमएच है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना। उड़ीसा है क्या? बिल्कुल उड़ीसा है, उड़ीसा है, गुजरात है, उड़ीसा है, गुजरात है, ठीक है ना, गुजरात है। गुजरात के अलावा और कौन से हैं? और आपके हो जाएंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ के साथ में कौन है? झारखंड है, और यहाँ पर एचपी है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, एमपी हमने लिख दिया, एपी है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, एपी म्हणजे आंध्र प्रदेश। तो एपी एमपी, एपी है, एमपी है, एचपी है, एमएच है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, गुजरात है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ओके डन। आपके अनुच्छेद का क्षेत्र अधिकार देखते हैं। 244(1) के अंतर्गत पांचवी अनुसूची को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और आपके नियंत्रण पर लागू किया गया है। उक्त चारों राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है, ठीक है ना। असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर क्या है, 5वीं अनुसूची को इन सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण पर लागू किया गया है। ठीक है ना। 244(1) अनुसूचित क्षेत्र। देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऐसी घोषणा से पूर्व आपके संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना अनिवार्य होता है। तो ऐसा करने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना जरूरी है, लेकिन घोषणा कौन करेगा? अनुसूचित क्षेत्र की राष्ट्रपति करेगा। यद्यपि अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना है तो आपके कोई संवैधानिक मापदंड आपके निर्दिष्ट नहीं है, तथापि व्यवहार में निम्नलिखित मापदंडों को आपके स्वीकार किया गया है। कौन सा? कि जनजातीय जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो, क्षेत्र का सघन और न्याय संगत आकार हो, जनजातीय जनसंख्या कितनी 50% से और उससे अधिक हो, और क्षेत्र का सघन और न्याय संगत आकार हो, क्षेत्र के विकास की आपकी दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिए, आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विषमता विद्यमान हो। तो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विषमता विद्यमान होनी चाहिए, तभी किसी क्षेत्र को आपके अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा आपके राज्यपाल की पूर्व सहमति से परामर्श से अनिवार्य रूप से होती हैं, जो फिर घोषणा की जाती है। लेकिन इसके लिए कोई संवैधानिक मापदंड नहीं है, लेकिन व्यवहार में ये मापदंड स्थापित आपके किए गए हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, और जिनके अंतर्गत वह आपकी क्या कर सकता है? जनजाति भूमियों के गैर जनजातियों के अंतर्गत आपके अंतरण को प्रतिषेध या सीमित कर सकता है। तो जनजाति भूमियों के गैर जनजातियों को, जो गैर जनजाति उनको अंतरण को यानी कि ट्रांसफर को प्रतिबंधित या फिर आपके सीमित कर सकते हैं। दूसरी बात, अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने की गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। तो जनजातियों को ऋण प्रदान करने की गतिविधियां उनको विनियमित कर सकता है। ऐसे विनियमों के माध्यम से राज्य विधान द्वारा अधिनियमित आपके जो विधियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी घोषित कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? विनियमों के माध्यम से राज्य विधान द्वारा अनियमित विधियों को अनुसूचित क्षेत्र में अप्रभावी घोषित कर सकते हैं। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को प्रेषित करना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति को प्रेषित करना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये जवाबदेही होगी आपके गवर्नर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद TAC के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक ऐसे राज्य में जहां पर अनुसूचित आपके क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित हैं, वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है। तो प्रत्येक ऐसे राज्य में जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित हैं, वहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद का अनिवार्य रूप से गठन करना पड़ेगा। यह परिषद आपके अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नयन से संबंधित विषयों पर राज्यपाल को क्या करती है? परामर्श देने का काम करती है। बिल्कुल, ये फिर क्या करेगी? आपके अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नयन के संबंधित विषयों के राज्यपाल को परामर्श देने का काम करेगी। संरचना में परिषद को अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो संरचना में आपके देखें तो परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आपके फोर्थ में से 3 हिस्सा यानी कि 75% आपके सदस्य राज्य की विधानसभा की अनुसूचित आपके जनजाति वर्ग के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो आपके क्या है? 3/4 भाग यानी कि 75%। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, किसी विद्यमान अनुसूचित क्षेत्र को रद्द करना, ठीक है ना, तथा आपके पुनर्परिभाषित करना, अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना या वृद्धि करना या आपके न्यूनन करना, ये सारी शक्ति आपके राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। छठी में अनुसूचित में संशोधन। तो 5वीं आपके अनुसूची में संशोधन केवल संसद द्वारा विधि के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आपके विशेष संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो 5वीं अनुसूची में संशोधन केवल संसद के द्वारा विधि के माध्यम से किया जा सकता है। 368 के अंतर्गत आपके संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? छठी अनुसूची की बात करते हैं। 244(2) छठी अनुसूची के संबंध में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को स्थित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो छठी अपने ये विशेष 5 व छठी जनजातियों से संबंधित है। विशेष तौर से अपनी जो बात करते हैं 244(2) ये जो 4 राज्य कौन कौन से? असम बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और असम। स्वायत्त आपकी जिला परिषदें। प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या? राज्यपाल के द्वारा स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की जाती है, और ये परिषद स्थानीय विषयों पर आपकी विधि बनाने और स्थानीय प्रशासन का संचालन करने के लिए अधिकृत होती हैं। तो ये परिषदें स्थानीय विषयों पर, जो ये परिषदें हैं स्थानीय विषयों पर विधि बनाने और तथा स्थानीय प्रशासन का संचालन करने के लिए आपके अधिकृत होती हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमुख अधिकारों में सम्मिलित। देखिएगा, भूमि और वनों का प्रशासन प्रमुख अधिकारों में सम्मिलित होंगे। कौन कौन से? एक, भूमि एवं वनों का प्रशासन, परंपरागत विधि और न्याय का संचालन, सामाजिक रीति रिवाजों का विनियमन, और ग्राम आपके जो हाट बाजार हैं, विद्यालय हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपके स्वच्छता व्यवस्था का प्रबंधन। ठीक है ना, ये सारे शामिल होंगे, ये प्रमुख अधिकारों में सम्मिलित होंगे। ओके, नेक्स्ट है जिला परिषदों की संरचना। तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं 30, 24 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा आपके नामित होंगे, कार्यकाल होगा जिनका 5 वर्ष। ठीक है ना, जिला परिषदों की हमने देखा भाई स्वायत्त जिला परिषद होंगे जिसके हमने सदस्य संरचना देखी, 30 सदस्य, 26 सदस्य, 4 सदस्य, 5 वर्ष। ठीक है साहब। आपकी विधायी और न्यायिक शक्तियां देखें तो परिषदें निम्नलिखित विषयों पर विधि निर्मित करने की अधिकारिता रखती हैं। भूमि और वन, जल संसाधन, आपके उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज आदि, स्थानीय कर एवं सेवाएं, ये आपके इसके अंतर्गत परिषदें इन विषयों पर विधि निर्मित करने की अधिकारिता रखती हैं। भूमि और वन एवं जल संसाधन, उत्तराधिकार, विवाह एवं सामाजिक रीति रिवाज, स्थानीय कर एवं सेवाएं। ठीक है ना, चलिए। तथापि इन विधियों के प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इन विधियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। परिषदों को जनजातीय मामलों पर आपके सीमित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो परिषद हैं, इन परिषदों को जनजातीय मामले हैं, इन जनजातीय मामलों पर सीमित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो परिषदों को जनजातीय मामलों पर सीमित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, राज्यपाल की स्वीकृति इन विधियों को प्रभावी रूप से लागू करने से ये तो आपके राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। हमने विधि निर्मित करने की अधिकारिता रखते हैं। ठीक है, विषयों पर, किन विषयों पर? भूमि, वन और जल संसाधन, उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक रीति रिवाज, और साथ में स्थानीय कर और सेवाएं। अगली बात, चौथी बात, क्या बात कि जिला और क्षेत्रीय परिषदें, एक ही राज्य के भीतर अनेक स्वायत्त जिले आपके स्थापित किए जा सकते हैं। किसी स्वायत्त जिले यदि एक से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों का भी आपकी क्या है गठन किया जा सकता है। ठीक है ना, एक से अधिक अगर वहाँ पर क्षेत्रीय आपके जनजातियाँ रह रही है, ठीक है ना, वहाँ क्षेत्र में, तो क्षेत्रीय परिषदों की, रीजनल काउंसिल की स्थापना की जा सकती है। वित्तीय शक्तियों में देखें तो परिषद को कर, शुल्क और आपके उपकर आदि एकत्रित करने का अधिकार होता है और राज्य सरकार से अनुदान, ग्रांट्स इन एड प्राप्त होते हैं। सीमाएं और आपके पुनरीक्षण, परिषदों के द्वारा लिए गए निर्णय अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के आपके अधीन होते हैं। तो सीमाएं एवं पुनरीक्षण यानी कि परिषदों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू के अधीन होंगे। करंट अफेयर्स में हाल ही में लद्दाख के द्वारा 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। ठीक है ना, संसद और राज्यपाल के द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से परिषदों में परिवर्तन या उन्हें भंग किया जा सकता है। तो संसद तथा आपके राज्यपाल के द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से, विधायी जो प्रक्रिया है, इन विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से परिषदों में परिवर्तन या उन्हें भंग किया जा सकता है। तो संसद अथवा राज्यपाल के द्वारा, किससे? विधायी प्रक्रिया से। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में अंतर क्या है? पहली बात तो लागू क्षेत्र में ही है। राष्ट्रपति घोषित अनुसूचित क्षेत्र में वर्तमान में 10 राज्य हैं और आज 6ठी में आपके 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना, प्रशासनिक निकाय के अंतर्गत देखें तो जनजातीय सलाहकार परिषद होगी 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है ना, ऑटोनॉमस आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADCS और क्षेत्रीय परिषद, स्वायत्त जिला परिषद है। ठीक है ना, स्वायत्त जिला परिषद होगी, वहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद होगा। ठीक है ना, शक्तियाँ देखें तो सीमित कार्यपालिका शक्तियाँ होगी जो राज्य द्वारा आपके विधानसभा द्वारा बनाई गई है जाती हैं। यहाँ पर व्यापक शक्तियाँ होती है। 6ठी अनुसूची में कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ शामिल होती हैं। यहाँ पर देखिएगा पैसा अधिनियम 1996 लागू होता है 5वीं अनुसूची में, लेकिन 6ठी अनुसूची वाले में पैसा आपके अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची आपके संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करते हैं। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों को विभाजन हुआ है, विभिन्न प्रकार की सूचियों के माध्यम से हुआ है, और इन सूचियों का प्रावधान, इन सूचियों की बात आपके अनुसूची 7 में की गई है। सूची है 3, एक है आपके संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। आरंभ में तो संघ सूची में विषय थे 97 और आपके वर्तमान में भी है 97, और
जो आपके राज्य सूची के विषय थे प्रारंभ में थे आपके 66 और वर्तमान में घटकर हो गए हैं आपके 61। तो 5 के क्या है माइनस हुए हैं और ये आपके सेम मैंने जोड़े हैं। तो 97 थे प्रारंभ में, आज भी 97 है संघ सूची के। तो और यहाँ पर आपके राज्य सूची में आपके 66 से 61 हुए हैं, क्योंकि ये आपके 5 कहाँ पर चले गए हैं, ये 5 पहले 47 थे आपके समवर्ती सूची के, जो कि बढ़कर हो गए हैं 52, यानी कि वो समवर्ती सूची के राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची के बन चुके हैं। तो समवर्ती सूची के 47 से 52 हो चुके हैं। तो 97, 66, 61, 47, 52। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य सूची से 5 जो विषय हैं, इन 5 विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी अपने बात करते हैं फ्यू जो, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट है, वन है, यहाँ पर वन्य जीव हो जाएंगे और न्यायिक प्रशासन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी यानी कि एजुकेशन, और साथ में नाप तोल की इकाइयाँ, ठीक है ना। तो अब आप बोलो कि ट्रिक से क्या मतलब हुआ, ट्रिक बताइएगा। तो देखो, वन, वन्य जीव, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा और नाप तोल, ये वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची का हिस्सा बन चुके हैं राज्य सूची से निकलकर। अब देखिएगा, एफ का हो जाएगा आपके फॉरेस्ट, एफ का क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, एफ का फॉरेस्ट यानी कि वन हो जाएगा। ई का आपके एजुकेशन हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ई का एजुकेशन हो जाएगा। डब्ल्यू का हो जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा आपके वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि आपके जो ये माप नाप तोल की इकाइयाँ हैं ये हो जाएगी। जे फॉर आपके हो जाएगी जुडिशरी, यानी कि न्यायिक प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। ए का हो जाएगा आपके एनिमल एंड आपके बर्ड्स, ठीक है ना, वन्य जीव, ठीक है। सारे कवर हो गए ना, बिल्कुल। ये डब्ल्यू आपके एक्स्ट्रा ही है, फ्यू जॉय आपको याद रखना है, ठीक है ना, फ्यू जॉय याद रखना है। 8वीं अनुसूची अब बात करते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची आपके संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दे रखी हैं। मूल रूप से 44 भाषाएं थी, मूल रूप से 44 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 8 और अतिरिक्त भाषाएं ऐड करके वर्तमान में 22 भाषाएं ऐड हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो 14 भाषाएं कौन सी थी ये देखते हैं पहले, मूल रूप से संविधान में कौन सी थी, उसके बाद अपन बात करेंगे। अपन ये बात करेंगे कि 8 कौन सी जो भाषाएं आई और किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़। तो लेट्स अपने क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसकी, अपने असमिया, ठीक है ना, असमिया है। असमिया के बाद में हम बात करेंगे बांग्ला की, असमिया फिर बांग्ला फिर गुजराती फिर हिंदी, कन्नड़ का कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा की उड़िया हो जाएगी, और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 44 भाषाएँ, 14 भाषाएँ ये मूल आपके संविधान में अनुसूची थी, मूल अनुसूची में थी, संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। आपसे पूछूं, असमिया है, असमिया के बाद में अपन कौन सी, बांग्ला है, ए असमिया, बी बांग्ला आपके, फिर जी गुजराती, एच हिंदी के बाद में के कन्नड़ के बाद में के में और एक कश्मीरी, के एम पे आपके हैं मलयालम के बाद में एम मराठी, मलयालम और मराठी, फिर आपके हो जाएगा कि एल एम एन पे है नहीं, ठीक है ना, फिर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर उड़ीसा के बाद पंजाबी, फिर संस्कृत, फिर टी पे तमिल और आपके तेलुगु, फिर उर्दू और उड़ीसा याद रखना, उड़िया, ठीक है ना, और उर्दू यू पे हो जाएगा, यहाँ पर आपके नहीं होगा, ये उड़ीसा यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा, ओके। अब देखिएगा, उड़िया का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है। 96वें संविधान संशोधन आपके वर्ष 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। कब, 96वें संविधान संशोधन 2011 में। 96 और 97 जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2011 में याद हुआ था। 97 पे आपको याद रख लेना, गौतम गंभीर ने आपके 2011 वर्ल्ड कप में 97 रन की पारी खेली थी, ठीक है ना, 97 96 सारे 2011 में थे। सिंधी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके संविधान संशोधन करके कोई आपके इस अनुसूची में डाली जाती हैं तो वो थी सिंधी,
और सिंधी के लिए आपके 15वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में, सॉरी 15वां नहीं 21वां, 15वीं तो भाषा थी, 21वां आपके संविधान संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी जोड़ी जाती है 15वीं भाषा के रूप में, सिंधी जोड़ी जाती है, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं 3 और जोड़ी जाती है 71वें संविधान संशोधन में। देखिएगा 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 आएगा, तो आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें कौन सी जोड़ी जा रही है, सिंधी जोड़ी जा रही है। कौन सी जोड़ी जा रही है, सिंधी जोड़ी जा रही है, ठीक है। और एक फिर 71वां संविधान संशोधन आ रहा है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, 71वां संविधान संशोधन आपके 1992 में आता है, ठीक है ना। 1992 में आता है 71वां संविधान संशोधन है, जिसमें आपके सॉरी जिसमें आपके 3 भाषा याद रखनी। कौन कौन सी आपको याद रखनी होगी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और साथ में नेपाली, ये आपके 72वें संविधान संशोधन 1992 में एड ऑन करी गई, तो 4 भाषा हमने ऐड कर ली। अब हम बात करते हैं अपने 92वें संविधान संशोधन की। 92वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 में ऐड होता है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, 2003 में होता है। यहाँ पर बोडो डोगरी कौन सी है, यहाँ पर भाषाएं देखें तो ये देखो, बोडो है, डोगरी है, डोगरी के बाद मैथिली है, फिर संताली है, ठीक है ना। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संताली है। बोडो है, बोडो के बाद में डोगरी है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मैथिली के बाद में संथाली है, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, ये 2003 में आपके 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से एड ऑन की गई। तो 21 प्लस आपके 72 इज इक्वल टू आपके कितने हो गए, 71 इज इक्वल टू आपके 92 हो गए। तो 71वें संविधान संशोधन में 1992 में आपके 3 भाषा एड ऑन की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी एड ऑन की गई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं की आधिकारिक सूची। शास्त्रीय भाषाओं की आधिकारिक सूची कुल 11 है, इनका उल्लेख आपके संविधान में नहीं किया गया है। तो शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाओं की आधिकारिक आपके सूची है कुल 11 है, जिसमें आपके उल्लेखित संविधान में नहीं किया गया। इनका उल्लेख आपके भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय ने 11 भाषाओं का आपके शास्त्रीय भाषाओं का रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिएगा जो भारत सरकार आपके संस्कृति मंत्रालय उसी के द्वारा 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है। तमिल है, तमिल को आपके 2004 में मान्यता मिली, फिर संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को मिली 2008 में, तेलुगु को मिली 2008 में, ठीक है ना। फिर आपको मलयालम को मिली 2013 में, फिर ओडिया को मिली आपके 2014 में, असमिया को मिली 2024 में, बांग्ला को मिली 2024 में, मराठी को भी आपके मिली है 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृत को 2024 में, 24 में आपके 5 है, असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली और प्राकृत, ठीक है ना। ओडिया है 2014 की, ठीक है ना, और मलयालम 2013 की, 2008 की है कन्नड़ और तेलुगु, तमिल आपके 2004 की और 5 की है संस्कृत। ये आपकी 11 भाषाएं जो शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। यदि किसी आपके अधिनियम को इस अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले 8 ही मूल रूप से 8 ही अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची आपकी एड ऑन की जाती है। पहला संविधान जब संशोधन होता है 1951 में, 1951 है या 52 है, 51, बिल्कुल सही है। 1951 में आपके पहला एड ऑन किया जाता है और कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची है, इस 9वीं अनुसूची में जो भी डाला जाएगा वो क्या न्यायिक पुनरावलोकन है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन, जो जमींदार व्यवस्था थी उसका उन्मूलन और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए संसद के द्वारा पारित अधिनियम के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, संसद द्वारा पारित अधिनियमों के संरक्षण के लिए अनुसूची का प्रावधान किया गया था। प्रारंभ में 13 अधिनियम थे, किंतु आपके कालांतर में 284 हो गए। तो पहले तो 13 अधिनियम ही थे इसमें, लेकिन धीरे धीरे ये 13 से बढ़कर कितने हो गए, 284 हो गए। तो 284 हो गए हैं, 284 हो गए आपके 13 से बढ़ते बढ़ते। IR आपके कोहेलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, देखो इसके अंतर्गत झोला झमेला ज़्यादा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आपके निर्णय दिया 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1973 हैं। इसके बाद जो भी अधिनियम आपके 9वीं अनुसूची में रखे गए उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्यों ये बात आती है? क्योंकि आपका 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया गया था, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया था। और बुनियादी ढांचे की अवधारणा इसी आपकी क्या है, इसी वाद के निर्णय के बाद ही अस्तित्व में आई थी। तो बुनियादी ढांचे की अवधारणा भी इसी के बाद आई थी। तो ये क्या है, आपके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में आएगा उसका न्यायिक आपके पुनरावलोकन किया जाएगा। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 ये बात कहता है। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु, IR कोहेलो बनाम आपके तमिलनाडु 2007 में ये बात कही गई है। IR कोहेलो बनाम आपके तमिलनाडु वाद 2007 में बात कही गई है। तो 9वीं अनुसूची के बाद अपन बात करते हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोध प्रावधान, जो भी आपके अनुच्छेद 102 और 191 102 2 के अंतर्गत है और 191 2 के अंतर्गत है। दो अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि आपके 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 52वां संविधान संशोधन होता है आपके 1985 में। 1985 में ये क्या किया, एड ऑन किया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से एड ऑन किया गया और आपके इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है ना, दल बदल के आधार पर। तो पहले आपकी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्याग करने पर तो क्या दल बदल के आधार पर। दूसरा, यदि कोई सदस्य चुनाव के पश्चात दल बदलता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, अगर निर्दलीय कोई सदस्य है तो किसी दल में शामिल नहीं हो सकता, वो निर्दलीय सदस्य शामिल नहीं हो सकता। मनोनीत अगर कोई सदस्य है तो वो 6 महीने के अंतर्गत किसी में भी जाना चाहे तो चला जाए, बाद में मत जाना। यदि कोई सदस्य व्हिप है, उस व्हिप का अगर उल्लंघन करता है तो उसका राजनीतिक दल उसे 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है। तो 15 दिन के अंतर्गत क्षमा नहीं करता है तो वो आपके सदन की सदस्यता खो देगा। तो 15 दिन के अंतर्गत राजनीतिक दल के द्वारा उसे क्षमा करना जरूरी है, वरना उसके क्या है, उसके पद का झपेड़ बच जाएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान किसी कानून आपके अथवा संसद की प्रक्रिया और आचरण के लिए नियमों कि व्हिप शब्द का उल्लेख नहीं है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान किसी कानून अथवा संसद की प्रक्रिया या आचरण के नियमों में व्हिप शब्द है, ये कोई उल्लेखित नहीं है। भारत की संसदीय प्रणाली में व्हिप अवधारणा पद पूर्णतः परंपरागत है, जो कि आपके ब्रिटिश संसदीय परंपरा से आपके प्राप्त हुई है। तो ये व्हिप है, ये आपकी क्या परंपरा से चली आ रही। कोई भी ये संसद की प्रक्रिया है, आचरण के नियम है, किसी कानून है या भारतीय संविधान में नहीं है। यद्यपि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध में राजनीतिक दलों के द्वारा जारी जो निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, उनका उल्लेख किया गया है, जो कि आपके सामान्यतः व्हिप प्रणाली के माध्यम से लागू किए जाते हैं। ये प्रणाली व्हिप के प्रणाली माध्यम से होती है, तथापि स्वयं व्हिप शब्द का आपके अनुसूची में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तो व्हिप शब्द का अनुसूची में कोई शब्द स्पेशल उल्लेख नहीं है। अंतः व्हिप शब्द आपके एवं पार्टी व्हिप का पद किसी प्रकार की संवैधानिक विधि मान्यता प्राप्त नहीं करता, किंतु व्यवहार में विधान मंडलों की पार्टी अनुशासन बनाए रखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। अपवाद देखें तो आपकी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आता है, यदि किसी आपके दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि पार्टी के विघटन माना जाएगा। लेकिन ये सदस्य नया राजनीतिक दल नहीं बना सकते। तो क्या ये आपके दल बदल नहीं मानकर आपके पार्टी का विघटन माना जाएगा, लेकिन सदस्य नया राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल नहीं बना सकते, बल्कि क्या है, उनका विघटन हो रहा है, बल्कि क्या है, विघटन होने का काम होता है इनका, विघटन होने का काम हो रहा है। दल बदल का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष और आपके सभापति करते हैं। दल बदल का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष और सभापति करते हैं। दल बदल का आपके अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष और सभापति करते हैं, उसका निर्णय अंतिम होता है। दल बदल का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। दल बदल के विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की आपके सदन के पीठासीन अधिकारी पर लागू नहीं होता, जैसे कि अध्यक्ष और सभापति पर लागू नहीं होगा। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान सदन के पीठासीन जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर है आपके, ये जैसे कि अध्यक्ष और सभापति, उन पर लागू नहीं होंगे।
आपके क्योतो होलान वाद 1992 के बारे में बात करते हैं। क्योतो होलावन वाद 1992, क्योतो होलान वाद कब है? 1992 के बारे में बात करते हैं। मूल संविधान की धारा 7 के प्रावधान था कि अनुसूची के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों में किसी भी न्यायालय का कोई आपके अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। मूल संविधान की धारा 7 थी, मूल अधिनियम की जो धारा 7 थी, यह प्रावधान था कि अनुसूची के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी मामलों में किसी भी न्यायालय का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष अथवा सभापति के द्वारा लिया गया निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, उसे न्यायालय क्या है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आपके मूल अधिनियम की धारा 7 थी, इस 7 में कहा गया कि न्यायालय से कोई मतलब नहीं है भाई, न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कोहितो कोल्हान वाद है 1992, उसमें आपकी क्या है 1992 वाले में आपकी स्पष्ट कर दिया गया कि भाई चुनौती दी जा सकती है। संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश विधानसभा, संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः ये दोहराया कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और संविधानात्मक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो ऐसा निर्णय आपके न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा। तो क्या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत होगा। दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली कि दल बदल संबंधी आपके सांसदों और विधायकों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करके अधिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की जाए। तो राजनीतिक स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सेकंड थिंग आपके राजनीतिक दल और उनकी नीतियों के प्रति सदस्यों की निष्ठा सुनिश्चित की जा सके। जो आपके पॉलिटिकल दल रहते हैं, पार्टीज रहती हैं, उनकी जो नीतियों के प्रति सदस्यों की निष्ठा सुनिश्चित हो सके। तीसरी बात, लोकतंत्र की रक्षा हो सके, जन इच्छा का सम्मान किया जा सके। जनता किसी पार्टी विशेष के रूप से उसे खड़ा जिताती है और वो दल बदल लेता है तो ये जनता की आपके लोकतंत्र की एक प्रकार से रक्षा नहीं होती है, ये आपके उस पर आघात है। सदस्यों के निर्हर घोषित किया बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक विलय को अनुमति देता है। जो सदस्यों की निर्हत घोषित किए बिना क्या है, राजनीतिक जो दल हैं उनके लोकतांत्रिक विलय चाहता है तो उसकी अनुमति देता है। सांसदों के खरीद फरोख्त अर्थात आपकी हॉर्स ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने का काम करता है, क्योंकि क्या बहुत सारे 2/3 मेजोरिटी को आपके ले जाना यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा फिर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी आज की वर्तमान स्थिति में आज भी आपको देखने को मिलता है। तो इनकी कमियां देखें, 2/3 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति देकर आपके रिटेल आपके ट्रेडिंग के स्थान पर होल सेल ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला है। तो आपकी क्या है, फुटकर की जगह पर आपकी क्या है, पूरा थोक के भाव पर आपके सेल ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। इससे अध्यक्ष या फिर सभापति की विवादास्पद भूमिका, क्योंकि ये सत्ताधारी दल का सदस्य होता है और दलों के विलय की अनुमति को देकर आपके प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करता है और चुनावी जो आपके जनादेश है उसकी अवहेलना करता है। बिल्कुल सही बात है। कानूनों में कई मुद्दों को लेकर इस स्पष्टता का अभाव है। विलय को आपकी अनुमति देता है लेकिन दल के विभाजन को अनुमति नहीं देता। तो विलय को तो अनुमति देता है लेकिन दल का जो विभाजन है उसको अनुमति नहीं देता। दल से आपकी निकासी पर निर्हत घोषित परंतु स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाले दल बदल लागू नहीं होता है। दल से निकासी पर निर्हत घोषित परंतु स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाले पर दल बदल आपके लागू नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय देने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो पीठासीन अधिकारी है वो निर्णय कब लेगा उसकी समय सीमा आपके निर्धारित नहीं है। अगला केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर आपके विधानसभा अध्यक्ष, जो ये वाद है 2020 का, कब का है 2020 का जो ये वाद है, इस पर बात करते हैं। केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया किसमें, केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा में अध्यक्ष में बाद में कि आपके अध्यक्ष स्पीकर अयोग्यता आपके याचिकाओं पर निर्णय में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं कर सकती और आपकी क्या है, उन्हें यथोचित समय अवधि के भीतर निर्णय देना अनिवार्य होगा। यदि अध्यक्ष ऐसा करने में विफल रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की आपके अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ताकि संवैधानिक रूप से आपके संविधानात्मक दायित्वों का पालन और प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं आगे की राह। दल बदल की परिभाषा को सीमित एवं स्पष्ट किया जाए। आचार आपके समिति की भागीदारी और खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मददगार हो सकती है क्या, आचार समिति की भागीदारी। निर्णय संबंधी आपकी समय सीमा निर्धारित की जाए कि निर्णय स्पष्ट आपके त्वरित लिया जाए। निर्णायक आपके प्राधिकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल दल बदल के मामलों में निर्णय ले, ठीक है ना। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की अध्यक्षता में आपके स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन करना चाहिए।
ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया, जो हमने अभी बात करी थी, कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। राजनीतिक दल शब्द को आपके संवैधानिक मान्यता पहली बार 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से मिली। आपके इसके द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून में संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन में पूर्व आपके भारतीय संविधान में राजनीतिक दल जैसा शब्द कोई भी उल्लेख नहीं था, लेकिन ये आप 52वें संविधान संशोधन में 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। हालांकि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से शब्द संविधान के अन्य प्रावधानों में भी प्रयुक्त हुआ। 52वें संशोधन के बाद शब्द संविधान के अन्य प्रावधानों में भी आपके प्रयुक्त हुआ है। विशेष रूप से अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित राजनीतिक दल का आपके उल्लेख किया गया है। किसके अंतर्गत? आपके अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या तो आपकी क्या है, हो गया है या नहीं, तब मंत्रिपरिषद की राय अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई प्रश्न ऐसा उठ गया तो देखो, पहला तो कथन सीधा गलत है, ये राय ये नहीं देगा, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का तो आपके राय थोड़ी होती है। और सॉरी, लोकसभा का कोई आपके सदस्य हैं, 10वीं अनुसूची के माध्यम से आपके निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, तब आपके मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। नहीं, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम थोड़ी होगा निरर्हता में। भारत के संविधान के शब्द राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में राजनीतिक शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। राजनीतिक शब्द का अब तो उल्लेख हो गया है ना, वैसे भी हम अनुच्छेद 75 में देखते हैं तो है विशेष रूप से। तो दोनों ही कथन आपको हम गलत दिखते हुए लग रहे हैं, ठीक है ना। चले 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं अपन। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत देखिए तो 73वें आपके संविधान संशोधन 1992 में 92 के द्वारा आपके द्वारा संविधान में शामिल जो 1993 में लागू हुई, तो 93वें संविधान संशोधन 1992 जो लागू होती है 1993 में, पंचायतों में दी गई आपकी जो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का उल्लेख है। 29 इसमें विषय हैं, 29 विषय हैं। राजस्थान में अब तक आपके 25 विषय दिए गए हैं, 25 विषय। केरल में आपके 29 विषय दिए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अब तक कितने 25 विषय दिए गए हैं, 25 विषय दिए गए हैं, ठीक है ना। केरल में 29 विषय दिए जा चुके हैं। ओके, डन। चले नेक्स्ट अपने 12वीं अनुसूची के अंतर्गत बात करते हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, वो 73वां था, एक तारीख 1992 थी, ये आपके 73 की जगह 74वां है, लेकिन 1992 ही है, ठीक है ना। बस इतना ही है, 73वां 74वां फर्क है, साल सेम ही है। लागू आपके सेम ही तारीख होता है, 1993 को लागू होते हैं। आपके नगरीय निकायों को दी गई शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का उल्लेख 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची में विस्तृत अध्ययन हम स्थानीय निकायों में करेंगे। वैसे हम स्थानीय निकाय पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान की अनुसूचियों और संविधान के अनुच्छेदों से आपके शक्तियाँ प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ये बात ही अपने अनुसूचियों के अंतर्गत हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा करी है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे अब कहीं पर भी कम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से हमने बहुत सारा मटेरियल पढ़ लिया है। एक बार फिर से असेरेमिक एकेडमी को क्रेडिट नोट्स का क्रेडिट देते हुए आपकी इस कक्षा को एंड करूँगा। तो बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।